हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। और आज है हमारी रेसिडेंशियल स्टेटस की क्लास नंबर 2। लास्ट क्लास में हमने रेसिडेंशियल स्टेटस स्टार्ट कर दिया था और हमने इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस काफी हद तक कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा पोर्शन इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस में बाकी है, उसको हम आज की क्लास में टेकअप करेंगे। बाकी पर्संस के रेसिडेंशियल स्टेटस को टेकअप करेंगे एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात भी हम आज वाली क्लास के अंदर ही करने वाले हैं। तो एक बारी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। आई एम श्योर आपने रिवीजन किया होगा, लेकिन फिर भी एक बार और रिवाइज कर लेते हैं सो दैट कि आपको सारा कॉन्सेप्ट वापस से रिकॉल हो जाए। इसको स्किप मत करना, सुन लेना, ठीक है। मुझे पता है तुम पढ़ चुके हो, लेकिन जितनी बार सुनोगे उतनी बार आप लोगों के लिए ये बढ़िया होगा। चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात करी थी। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास दो बेसिक कंडीशन है। दो बेसिक कंडीशन में से अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यस, तो उस केस में आपका इंडिविजुअल रेसिडेंट बनता है। एक बार आपका इंडिविजुअल रेसिडेंट बन गया, फर्दर हम उससे दो एडिशनल कंडीशन पूछते हैं। दोनों एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है, और अगर एक भी एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनता है। और अगर कोई इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन को ही सेटिस्फाई ना करे तो उस केस में वो क्या बनता है राजा बेटा, उस केस में वो नॉन रेसिडेंट निकल कर आता है। राइट। अब बेसिक कंडीशन क्या थी, हमारे पास दो बेसिक कंडीशन थी। पहली बेसिक कंडीशन थी कि आपका जो स्टे होना चाहिए इंडिया में ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, दैट शुड बी मोर देन और इक्वल टू 182 डेज। तो अगर कोई इंडिविजुअल इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा से है तो उसको अपन क्या डिक्लेयर कर देते हैं, रेसिडेंट। और अगर वो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उससे दूसरी कंडीशन पूछते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट था कि करंट ईयर में जिस ईयर का स्टेटस निकाला जा रहा है उस ईयर में उसका स्टे इंडिया में 60 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, और पिछले 4 सालों में उसका स्टे इंडिया में 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। एक बात मैंने आपको बताई थी कि आपका जो ये स्टे है ये जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि 182 डेज लगातार होना चाहिए, 60 डेज लगातार होना चाहिए, 365 डेज लगातार होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तोड़ तोड़ कर भी आप इंडिया में आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस पे आओ या फिर अपने रेसिडेंस पे आओ। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, इवन आप इंडियन टेरिटोरियल वाटर में भी हो, तो भी हम मान के चलेंगे कि आप कहां पर हो, इंडिया में हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपने दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आप रेसिडेंट बन गए। नाउ वी हैव टू चेक कि आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो कि नॉट ऑर्डिनरली हो। अगर आप दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, दोनों एडिशनल कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट बन जाते हो। अब ये दो कंडीशंस क्या थी। पहली कंडीशन थी कि रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 साल है, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर से पहले के जो 10 साल है उसमें से किसी भी 2 साल में आपको क्या बनना है, रेसिडेंट बनना है। हम रेसिडेंट कैसे बनते हैं, जब बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो पिछले 10 साल में से कम किसी 2 साल में आपने बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करके अपने आप को रेसिडेंट बनवाया हो, या फिर आप पिछले, या फिर नहीं एंड आपको पिछले 7 साल में इंडिया में कम से कम 730 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर पिछले 10 साल में से किसी भी 2 साल में आप रेसिडेंट हो और पिछले 7 साल में आप इंडिया में एटलीस्ट 730 डेज हो, ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करते हो तो आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो। और एक भी कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई नहीं करी तो उस केस में आप नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो जाओगे। राइट है, ओके सर। इसके बाद मैंने आपको स्पेशल कैटेगरी बताई थी। इसके बाद मैंने आप लोगों को स्पेशल कैटेगरी के लोग बताए थे, लिखवाया था मैंने स्पेशल कैटेगरी वाला, हाँ। इसके बाद मैंने आपको स्पेशल कैटेगरी इंडिविजुअल्स के बारे में बताया था। मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो शिफ्ट हो रहा है अब्रॉड परमानेंटली फॉर द एम्प्लॉयमेंट, या फिर कोई इंडियन सिटीजन है और वो क्रू मेंबर है फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल का, इनको हम स्पेशल कैटेगरी इंडिविजुअल बोलते हैं। और इनके लिए हम केवल एक ही कंडीशन चेक करते हैं, करंट ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा। अगर ये करंट ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा है, यस, तो ये रेसिडेंट है।
फर्दर चेक कर लेंगे एडिशनल कंडीशन, और अगर ये 182 डेज से कम इंडिया में है तो इनको हम नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे, यानी कि इनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, इनके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो, एम्प्लॉयमेंट में मैंने आपको बता दिया था जॉब भी आती है और बिजनेस भी आता है, ठीक है, या फिर आप इंडियन सिटीजन हो और क्रू मेंबर हो फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल के, तो आपके पास केवल पहला बेसिक कंडीशन ही अवेलेबल है। इसके बाद मैंने आपको क्रू मेंबर वाले के लिए बताया था एक पॉइंट, इसके बाद मैंने आपको क्रू मेंबर के लिए बताया था एक पॉइंट कि अगर आप लीव कर रहे हो इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ अ वेसल, तो उस केस में आपको एक कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम सीडीसी बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आपको मिल रहा है तो उसमें दो डेट्स होती है, एक ज्वाइनिंग की डेट होती है और एक साइनिंग ऑफ की डेट होती है। दो डेट्स होती है, एक ज्वाइनिंग की डेट होती है, एक साइनिंग ऑफ की डेट होती है। इन डेट्स को हम कंसीडर करते हैं कि आप इंडिया में नहीं हो, इसको माना जाता है कि आप क्या हो, आउट ऑफ इंडिया हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप कॉन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ज्वाइनिंग डेट देखोगे, साइनिंग ऑफ डेट देखोगे, तो इसे माना जाएगा आपका आउट ऑफ इंडिया। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपका डिपार्चर का डेट और अराइवल का डेट, नॉर्मली आपका डिपार्चर का डेट और अराइवल का डेट क्या माना जाता है कि आप इंडिया में हो, लेकिन आपके शिप वाले केस में, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल वाले केस में, जो ज्वाइनिंग डेट होती है जर्नी की और जो साइनिंग ऑफ होती है जर्नी की, ये दोनों दिन माना जाता है कि आप इंडिया में नहीं हो। राइट सर, इतनी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में टेकअप कर ली थी। मैं नोट्स को यहीं पे एक्सटेंड कर रहा हूं, ठीक है, मैं नोट्स को यहीं पे आपके लिए एक्सटेंड कर रहा हूं और हम चीजों को आगे टेकअप कर रहे हैं। अब स्पेशल कैटेगरी में ही अब आपको मैं सेकंड पॉइंट करवाने जा रहा हूं, स्पेशल कैटेगरी में ही मैं आपको सेकंड पॉइंट करवाने जा रहा हूं। ये दोनों पॉइंट्स हमने कर लिए थे, ये दोनों पॉइंट्स हमने कर लिए थे, अब मैं आपको ये वाला पॉइंट करवाने जा रहा हूं, और ये वाला पॉइंट सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर कोई इंडियन सिटीजन है, वो विजिट कर रहा है इंडिया, इंडिया आ रहा है। पहले क्या हो रहा था, इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहे थे। स्पेशल कैटेगरी में यहां पर जो मैंने आपको पॉइंट करवाया था, यहां पे इंडियन सिटीजन इंडिया छोड़ के जा रहे थे, इंडियन सिटीजन अब्रॉड शिफ्ट हो रहा था, इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर था फॉरेन गोइंग इंडियन वेसल का। तो पहले पॉइंट में इंडियन सिटीजन्स इंडिया से जा रहे थे, अब इंडिया आने की बात हो रही है। अगर आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, अगर आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या फिर आप एक इंडियन सिटीजन हो जो विजिट कर रहा है इंडिया, इंडिया आ रहा है, तो इसके लिए सरकार क्या बोलती है, इसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस के रूल्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। सरकार ने कहा चेक करो क्या ये रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है, क्या ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, क्या ये इंडियन सिटीजन जो इंडिया आ रहा है, पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन जो इंडिया आ रहा है, क्या ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा, क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, अगर वो पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो रेसिडेंट है। फिर चेक करो क्या वो बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, तो वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। और दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा या कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो क्या है, RNOR है, मतलब नॉर्मल तरीके से। अगर आपने पहली बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, मतलब आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा हो, तो आप रेसिडेंट हो। फिर हम एडिशनल कंडीशन को चेक कर लेंगे, और अगर आपने एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी तो ऑर्डिनरली, नहीं करी तो नॉट ऑर्डिनरली। ओके सर, लेकिन अगर आप मान लो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं हो, मतलब आप पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, अगर आप पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, तो आपसे तीन कंडीशन चेक करवाई जाएंगी। अगर आपने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो आप डायरेक्टली क्या बन जाओगे, RNOR। और इन तीन कंडीशन में से अगर आपने एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो आप क्या बन जाओगे, NR।
बात समझा? अगर आप पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप नॉर्मल रूट पे चले गए। आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, आप एक इंडियन सिटीजन हो, और आपने अगर पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया तो आप एक नॉर्मल रूट पे चले गए। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, रेसिडेंट बन गए। एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ऑर्डिनरली बन गए, नहीं तो नॉट ऑर्डिनरली बन गए। लेकिन अगर आप पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो आपसे 3 कंडीशंस चेक करवाई जाएंगी, और अगर आपने ये तीनों कंडीशंस को पूरा कर दिया तो आप क्या बनोगे? एनओआर। और अगर एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आप बनोगे एनआर। बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। मार्क दिस इंपॉर्टेंट, ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड। पहला, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो स्टे होना चाहिए वो 120 डेज या उससे ज्यादा का होना चाहिए। करंट ईयर में कम से कम 120 डेज या उससे ज्यादा होने चाहिए। पिछले 4 साल में 365 डेज या उससे ज्यादा होने चाहिए। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, और पिछले 4 साल में 365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। और आपकी जो इंडियन इनकम होनी चाहिए वो एक्सीड कर रही होनी चाहिए। फोकस करिएगा वर्ड, फोकस करिएगा वर्ड, वो एक्सीड कर रही होनी चाहिए 15 लाख रुपए को, एक्सीड करनी चाहिए। अगर आप करंट ईयर में 120 डेज या उससे ज्यादा है, पिछले 4 साल में 365 डेज या उससे ज्यादा है, और आपकी जो इंडियन इनकम है वो 15 लाख एक्सीड करती है, अगर ये तीनों कंडीशन राजा बेटा आपने सेटिस्फाई कर दी, ये तीनों कंडीशन अगर आपने सेटिस्फाई कर दी तो आप क्या बन जाओगे? आर एन ओ आर बन जाओगे। और इन 3 कंडीशंस में से अगर एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं करी तो आप क्या बन जाओगे राजा बेटा? आप बन जाओगे एनआर, आप बन जाओगे एनआर। अब जरा ध्यान से देखो, मैंने इंडियन इनकम पे एक स्टार लगाया है। इस स्टार से मेरा क्या मतलब है? तो सरकार कहती है इंडियन इनकम के अंदर हम वो इनकम तो कंसीडर करेंगे ही जिसका सोर्स इंडिया में है। वो इनकम जिसका सोर्स इंडिया में है उसे तो हम कंसीडर करेंगे ही, लेकिन अगर आपके पास कोई फॉरेन बिजनेस की इनकम है, आपके पास कोई फॉरेन बिजनेस की इनकम है जिसका कंट्रोल इंडिया में है, या फिर कोई फॉरेन की प्रोफेशनल इनकम है जिसका सेटअप इंडिया में है, हम उसे भी इस 15 लाख की लिमिट के लिए कंसीडर करेंगे। तो 15 लाख की लिमिट के लिए 3 चीजें आ जाएंगी। एक, इंडियन इनकम तो आएगी ही, जिसका सोर्स इंडिया में है वो इनकम तो आएगी ही। इसके अलावा फॉरेन बिजनेस इनकम आ जाएगी जिसका कंट्रोल इंडिया में है, फॉरेन बिजनेस इनकम आ जाएगी जिसका कंट्रोल इंडिया में है। और इसके अलावा फॉरेन की प्रोफेशनल इनकम आ जाएगी जहां पे प्रोफेशन सेटअप इंडिया में है। तो इनको भी 15 लाख की लिमिट के लिए कंसीडर करेंगे। अगर आपकी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, अगर आपकी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 120 डेज से ज्यादा, पिछले 4 साल में 365 डेज से ज्यादा, और इंडियन इनकम 15 लाख को एक्सीड करती है, अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई आपने कर दी तो आप बनोगे आर एन ओ आर। और अगर तीनों में से एक भी कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं करी तो आप बनोगे एन आर। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, एक छोटी सी विनती है सर आपसे, इसका एग्जाम्पल करा दो। राजा बेटा तुम नहीं कहते तो भी मैं तुमको एग्जाम्पल करवाता, इसमें गुजारिश वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें गुजारिश वाली तो कोई बात ही नहीं है, ये तो मुझे कराना ही है, बिना एग्जाम्पल के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। चलिए हम ये स्पेशल कैटेगरी पर्सन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, हम ये स्पेशल कैटेगरी पर्सन को ही कंटिन्यू करके चल रहे हैं। और यहां पर अब हम किसकी बात करेंगे सर? यहां पर हम लोग बात करेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया, और पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन विजिटिंग इंडिया। स्पेशल कैटेगरी वाला व्यक्ति है, इसका हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, इसका हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं, ठीक है? इसका हम लोग एनालिसिस 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 करने जा रहे हैं, ठीक है? ओके सर, करा दो एनालिसिस। स्टे इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, स्टे इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर,
स्टे इन लास्ट 4 year status in last 10 years, stay in last 7 year इंडियन इनकम। ठीक है, हमने कुछ पैरामीटर्स बना लिए। इसके बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे। इसके बेसिस पे हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपका स्टे जो है वो 190 डेज का है। रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आपका स्टे 190 डेज का है। पिछले 4 साल में आपका स्टे 205 दिन का है। पिछले 10 साल में आप 1 साल में रेसिडेंट हो। आप 1 साल में रेसिडेंट हो, यानी कि पिछले 9 साल में आप क्या हो, नॉन रेसिडेंट हो। पिछले 10 साल में से 9 साल में आप नॉन रेसिडेंट हो, 1 साल में आप रेसिडेंट हो। लास्ट 7 ईयर्स में आपका जो स्टे है वो 820 डेज का है, 820 डेज का है। और आपकी इंडियन इनकम जो है वो है 14 लाख रुपए की। अब जरा मेरी बात ध्यान से देखना, आपने रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 190 डेज का स्टे करा है, मतलब आपने पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है। आप 182 डेज या उससे ज्यादा हो तो अब आप इस तरफ आ चुके हो, और इस तरफ इंडियन इनकम का कोई रिलेवेंस नहीं है। एक बार आप रेसिडेंट बन गए तो अब आपको एडिशनल कंडीशन चेक करनी है। ठीक है, तो बाबू आप अगर इंडिया में 190 डेज हो तो आपकी ये इंडियन इनकम रिलेवेंस नहीं रखती। आप इंडिया में 190 डेज हो, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में आप रेसिडेंट बन चुके हो, अब एडिशनल कंडीशंस चेक करनी है। पिछले 10 साल में कम से कम 2 साल में रेसिडेंट होना था, आप केवल 1 ही साल में रेसिडेंट हो, तो आपने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। और अगर आप सिर्फ बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो और आप एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो आप क्या बन जाते हो, RNOR बन जाते हो, सिंपल। तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा, RNOR हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। दूसरा केस कराइए सर। अब सर आप दूसरा केस कराइए। चलिए दूसरा केस करते हैं। मान लीजिए आप इंडिया में हो 190 डेज के लिए, पिछले 4 सालों में आपका स्टे है 250 दिन का, और पिछले 10 साल में आप 4 साल में रेसिडेंट थे। आपका जो स्टे था वो 790 डेज का था। आपकी इनकम जो थी इंडियन वाली वो 15 लाख रुपए की थी। अगेन, अगर आप 182 डेज से ज्यादा इंडिया में हो तो आपके लिए इंडियन इनकम का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। अब हमें क्या चेक करना है, आपने बेसिक कंडीशन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई करी, अब हमको एडिशनल कंडीशंस चेक करनी है। तो पिछले 10 साल में से कम 2 साल में रेसिडेंट होना था, आप 4 में हो, मतलब पहली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पिछले 7 साल में आपका स्टे इंडिया में 730 डेज का होना चाहिए था, 790 डेज है, आपने एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई करी। आपने बेसिक भी सेटिस्फाई करी, आपने एडिशनल भी सेटिस्फाई करी। मुझे इंडियन इनकम से कोई रिलेवेंस है ही नहीं। अब यहां पे मेरा स्टेटस क्या बनेगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। ठीक है, चलिए तीसरे केस पे चलते हैं। मान लेते हैं आप इंडिया में थे केवल और केवल 150 डेज के लिए। आप इंडिया में थे केवल और केवल 150 डेज के लिए। पिछले 4 सालों में आप इंडिया में थे 400 दिन के लिए। पिछले 10 साल में आप 5 साल के लिए इंडिया में रेसिडेंट थे। पिछले 7 साल में आप इंडिया में 750 दिन थे। आपकी जो इंडियन इनकम है, आपकी जो इंडियन इनकम है वो है, मान लेते हैं 16 लाख रुपए की। आपकी इंडियन इनकम है, मान लेते हैं 16 लाख रुपए की। अब जरा ध्यान से देखो, क्या आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में हो? नहीं। अगर आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा नहीं हो तो आप इस तरफ आ गए, आप इस तरफ आ गए। और यहां पर कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है, यहां पर कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है। आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेंगे, सॉरी, आप नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेंगे अगर आप ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे।
करंट ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा, पिछले 4 साल में 365 डेज या उससे ज्यादा, और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई तो RNOR, इन 3 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो NR। अब चेक करो, क्या तुम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज या उससे ज्यादा हो? हाँ। क्या पिछले 4 साल में 365 डेज या उससे ज्यादा हो? हाँ। क्या तुम्हारी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है? हाँ। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो तुम क्या बन गए? RNOR। RNOR। चौथा केस, मान लो आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 160 डेज हो, पिछले 4 साल में आप 405 दिन हो, पिछले 10 साल में आप 3 साल में रेसिडेंट थे, पिछले 7 साल में आप इंडिया में 735 दिन हो, और आपकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए की है। आपकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए की है। तो देखो जरा, क्या आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा हो? नहीं। क्या आप 120 डेज या उससे ज्यादा हो? हाँ, हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज या उससे ज्यादा है। क्या पिछले 4 सालों में आप 365 डेज या उससे ज्यादा हो? हाँ, हम पिछले 4 सालों में भी 365 डेज से ज्यादा है। क्या आपकी इंडियन इनकम 15 लाख को एक्सीड करती है? नहीं, हमारी इंडियन इनकम इक्वल्स टू 15 लाख है, 15 लाख को एक्सीड नहीं करती। अगर ये 15 लाख को एक्सीड नहीं करती मतलब आपने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। यहां पर असेसी क्या बनेगा? यहां पर असेसी बनेगा आपका नॉन रेसिडेंट। ठीक है, पांचवा केस ले लेते हैं। आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 100 दिन के लिए थे, पिछले 4 साल में आप 405 दिन हो, पिछले 10 साल में आप 2 साल में रेसिडेंट हो, पिछले 7 साल में आप इंडिया में 730 दिन हो, आपकी इंडियन इनकम 16 लाख रुपए की है। क्या अब बताओ आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? आप ROR हो, RNOR हो कि NR हो? क्या हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा है? नहीं। क्या हम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा है? नहीं। तो हम सीधे सीधे क्या बन गए? नॉन रेसिडेंट। मतलब अगर आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, अगर आप एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या फिर आप एक इंडियन सिटीजन हो, तो बाबू आपको रेसिडेंट बनने के लिए, बाबू आपको इंडिया में रेसिडेंट बनने के लिए कम से कम रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज होना जरूरी है। अगर आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज से कम हो तो हम आउटराइटली आपको क्या डिक्लेयर कर देंगे? नॉन रेसिडेंट। हमें नहीं मतलब पिछले 4 साल में क्या है, हमें नहीं मतलब पिछले 10 साल में क्या है, हमें नहीं मतलब पिछले 7 साल में क्या है, हमें नहीं मतलब आपकी इंडियन इनकम कितनी है। अगर आप रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 दिन से कम हो तो आप कतई भी इंडिया में रेसिडेंट नहीं बन सकते। राइट? अब आपके मन में सवाल आएगा, सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? सर 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 पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है? तो राजा बेटा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो है जिसका बर्थ हुआ है अनडिवाइडेड इंडिया में। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है? जिसका खुद का, हिमसेल्फ और हरसेल्फ, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में नाना नानी दादा दादी दोनों आ जाएंगे, ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, इसमें दादाजी आ जाएंगे, दादी जी आ जाएंगी, नाना जी आ जाएंगे और नानी जी भी आ जाएंगे। ठीक है, दादी नानी सब आ जाएंगे। ठीक है, दादा दादी नाना नानी सब आ जाएंगे। अगर इन 3 जनरेशन में से किसी भी जनरेशन का, इन 3 जनरेशन में से किसी भी जनरेशन का, यहां पे और है, इन 3 जनरेशन में से किसी भी जनरेशन का अगर बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, इन 3 जनरेशन में से किसी भी जनरेशन का अगर बर्थ अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, इनका बर्थ कहां हुआ है? अनडिवाइडेड इंडिया में। सर ये अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है? बिफोर पार्टीशन। अनडिवाइडेड इंडिया का मतलब क्या है? बिफोर पार्टीशन। पार्टीशन कब हुआ था? सर पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त 1947 को। पाकिस्तान बन गया था 14 अगस्त 1947 को।
तो बिफोर 14 अगस्त 1947 की बातें हो रही है, बिफोर 14 अगस्त 1947 की बातें हो रही है। तो अगर कोई इंडिपेंडेंस से पहले लाहौर में जन्मा है तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। कोई इंडिपेंडेंस से पहले अगर ढाका में जन्मा है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो अगर आपका जन्म, आपके पेरेंट्स का जन्म या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म, इन 3 जनरेशन में से किसी का भी जन्म अगर अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है, मतलब बिफोर पार्टीशन हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? उसको हम लोग बोलते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। दैट पर्सन इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, राइट? तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या फिर इंडियन सिटीजन 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में है, द आंसर इज यस, तो वो रेसिडेंट है। फिर एडिशनल कंडीशंस को चेक करिए, दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आरओआर, नहीं हुई तो आरएनओआर। लेकिन अगर वो 182 डेज नहीं है, 120 डेज है और पिछले 4 साल में 365 डेज है और उसकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए को एक्सीड करती है, तो वो डायरेक्टली क्या बनेगा? आरएनओआर। और अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो क्या बन जाएगा? एनआर बन जाएगा, राइट? चलिए, ग्रेट। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की। ये इंडिविजुअल के अंदर ही आ रहा है, इंडिविजुअल के अंदर ही आ रहा है अगला कॉन्सेप्ट, डीम्ड रेसिडेंट। अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है डीम्ड रेसिडेंट। ये रेसिडेंट है तो नहीं, लेकिन सरकार इसको रेसिडेंट मान लेती है। ये रेसिडेंट है तो नहीं, लेकिन सरकार इसको रेसिडेंट मान लेती है। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, डीम्ड रेसिडेंट के केस में नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया रिलेवेंट नहीं है। नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया यहां पर रिलेवेंस नहीं है। मतलब आप कितने दिन इंडिया में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस है इंडिविजुअल का, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो इंडिया में कितने दिन के लिए रह रहा है। लेकिन यहां पर सरकार बोलती है कि आप कितने भी दिन इंडिया में हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको डीम्ड रेसिडेंट मान के चलेंगे। और यहां पर जो रेसिडेंशियल स्टेटस दिया जाता है वो एनओआर का दिया जाता है। तो इंडिविजुअल क्या बनेगा? अगर डीम्ड रेसिडेंट बनेगा तो डीम्ड रेसिडेंट में वो कभी भी ऑर्डिनरली रेसिडेंट नहीं बनेगा, वो हमेशा कौन सा रेसिडेंट बनेगा? नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेगा। तो कह रहा है कि इंडिविजुअल को नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट मान लिया जाएगा अगर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कोई भी एनी सॉरी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नीचे लिखी हुई 3 कंडीशंस हैं, अगर आपने तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, अगर आपने तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो आप डीम्ड रेसिडेंट बन जाओगे। आपका नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया रिलेवेंस नहीं रखेगा। पहली कंडीशन, इंडिविजुअल को इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पहली कंडीशन, इंडिविजुअल को इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो तो उस केस में आपके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। दिस प्रोविजन ऑफ डीम्ड रेसिडेंट इज ओनली फॉर इंडियन सिटीजन। तो इंडिविजुअल मस्ट बी इंडियन सिटीजन और उसकी जो टोटल इनकम है, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज बट इंक्लूडिंग द फॉरेन बिजनेस इनकम हुज कंट्रोल इन इंडिया एक्सीड्स 15 लाख। अगेन इसको अगर मैं आसान भाषा में बोलूं तो आपकी इंडियन इनकम, आपकी इंडियन इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, जिसका कंट्रोल इंडिया में है, अगर वो एक्सीड करती है 15 लाख को, मतलब जो पॉइंट अभी आपने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए पढ़ा था कि अगर आपकी इंडियन इनकम इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, अगर वो 15 लाख रुपए से ज्यादा है और आप किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे, यू आर नॉट पेइंग टैक्स इन एनी कंट्री ड्यू टू डोमिसाइल, रेसिडेंस और द सिमिलर नेचर। आपने अपना स्टे हर कंट्री में इस तरीके से प्लान किया है कि आप किसी भी कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। हर एक कंट्री का अपना रेसिडेंशियल स्टेटस का प्रोविजन है इनकम टैक्स के अंदर,
और आपने इस तरीके से अपनी प्लानिंग करी है कि आप किसी भी कंट्री के रेसिडेंशियल स्टेटस के मुताबिक रेसिडेंट नहीं बन पा रहे हैं और आपको किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं करना है। आपने इस तरीके से प्लान कर लिया है अपना स्ट्रक्चर। तो सरकार क्या बोलती है? सरकार बोलती है कि अगर 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 आप एक इंडियन सिटीजन हो, अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो प्लस आपकी जो इंडियन इनकम है इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम वो एक्सीड कर रही है 15 लाख रुपए को, प्लस आप किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे, और आप किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहे, अगर मेरे बच्चा ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दो, अगर मेरे बच्चा आप ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दो कि आप इंडियन सिटीजन हो, आपकी इंडियन इनकम 15 लाख रुपए से ज्यादा है और आप किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहे, तो बाबू आप क्या बन जाओगे? आप बन जाओगे डीम्ड रेसिडेंट, यानी कि आपको कंसीडर करा जाएगा RNOR, आपको कंसीडर करा जाएगा RNOR अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाए। अब कई बार इंस्टीट्यूट पता है क्या करता है? कई बार इंस्टीट्यूट आपके साथ खेलता है, वो आपको बोलता है कि बेटा मिस्टर जे है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इनका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो स्टे है इंडिया में, इनका रिलेवेंट प्रीवियस ईयर जो है स्टे इंडिया में वो 60 डेज का है, वो 60 डेज का है। मिस्टर जे की जो इंडियन इनकम है, मिस्टर जे की जो इंडियन इनकम है वो 18 लाख रुपए की है, और क्वेश्चन ये भी बोल देता है कि मिस्टर जे जो है वो किसी भी कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे। मिस्टर जे जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर टैक्स पे नहीं कर रहे। इंस्टीट्यूट ये डेटा आपको दे देता है और बच्चा यहां पर पिघल जाता है। बच्चा क्या देखता है? बच्चा देखता है कि इनकम 18 लाख रुपए से ज्यादा है और मिस्टर जे कहीं पर भी टैक्स नहीं दे रहे, हम इसको क्या बना देंगे? डीम्ड रेसिडेंट बना देंगे। यहां पर आपको किस पे फोकस करना है कि मिस्टर जे जो है वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, और ये जो डीम्ड रेसिडेंट का प्रोविजन है ना, ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता, ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता ऑन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को अगर 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 रेसिडेंट बनाना है तो उसका मिनिमम स्टे 120 डेज होना मांगता है। अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को रेसिडेंट बनाना है तो उसका मिनिमम स्टे 120 डेज होना मांगता है। अगर 120 डेज से वो कम है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो वो सीधे क्या बनेगा? NR। ये डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट केवल और केवल किसके लिए है? इंडियन सिटीजन के लिए है। तो यहां पर अपन क्या डिक्लेयर करेंगे? सर यहां पर अपन डिक्लेयर करेंगे कि क्योंकि मिस्टर जे, एज मिस्टर जे is in India, as Mr. J is a person of Indian origin, is a person of Indian origin, and his stay during the relevant previous year is less than 120 days, he shall be नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। इसे क्या माना जाएगा? इसे नॉन रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा, क्योंकि आपका जो स्टे है वो 120 दिन से क्या है? कम है। मिनिमम आपको 120 डेज इंडिया में रहना है, तभी बेटा आप क्या बन पाओगे? सर तभी आप रेसिडेंट बन पाओगे। लेकिन यहां पे अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की जगह अगर क्वेश्चन ये कह देता कि ये इंडियन सिटीजन है, अगर डेटा आपको ये कह देता कि ये इंडियन सिटीजन है, मिस्टर जे जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, मिस्टर जे जो है वो इंडियन सिटीजन है, अगर डेटा आपको ये बोल दे
अगर डेटा आपको ये बोल दे कि भाई ये जो है, ये मिस्टर जे जो है वो इंडियन सिटीजन है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे डीम्ड रेसिडेंट की सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं। यहां पे डीम्ड रेसिडेंट की सारी कंडीशन पूरी हो रही है। असेसी इंडियन सिटीजन है, असेसी की इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, असेसी दुनिया भर में कहीं पर भी टैक्स पे नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ इज डोमिसाइल। तो अगर आपने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी डीम्ड रेसिडेंट की, अगर आपने ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो बाबू ये क्या बन जाएगा, एनओआर। मिस्टर जे यहां पे क्या है, मिस्टर जे यहां पे एनओआर है। क्यों एनओआर है, as he is satisfying all the conditions of deemed resident, as he is satisfying all conditions of deemed resident। ठीक है मालिक, ये डीम्ड रेसिडेंट की सारी कंडीशंस को क्या कर रहा है, यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो बेटा जी ये क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर। ही विल बी रेसिडेंट and not ordinarily resident, he will be resident and not ordinarily resident, NOR बन जाएगा। ओके रिपोर्ट, ओके। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जल्दी से रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF की। किसकी बात करेंगे राजा बेटा, सर हम लोग अब बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF की, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। ओके सर, ओके। अब देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या तो रेसिडेंट होगी या तो नॉन रेसिडेंट होगी। ये चीज हम डिसाइड करेंगे लेकिन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज। इंस्टेड ये हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। इसके बेसिस पे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बेसिस पे। अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, HUF का अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा भी इंडिया में है, होली और पार्टली, या तो पूरी तरीके से इंडिया में है या तो थोड़ा सा भी इंडिया में है, होली और पार्टली इन इंडिया, इन इंडिया। ठीक है, अगर इसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है HUF का, तो चेक करना पड़ेगा कि इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। क्या चेक करना पड़ेगा, इसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करना पड़ेगा कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या फिर पार्टली, होली या फिर पार्टली इंडिया में है, मतलब कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का रिलेशन इंडिया के साथ है, यस यस, तो हम इस केस में HUF को क्या बोल देंगे सर, हम इस केस में HUF को रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे कि HUF जो है रेसिडेंट है। लेकिन अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से बाहर है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली आउटसाइड इंडिया, मतलब HUF का कोई भी बिजनेस डिसीजन, यहां पे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से क्या मतलब होता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मतलब होता है जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। एक होते हैं डे टू डे बिजनेस डिसीजन। डे टू डे बिजनेस डिसीजन क्या हुआ कि आज हम कितना क्वांटिटी का प्रोडक्शन करेंगे, हमें कौन से वर्कर को कितने घंटे काम करवाना है, किससे ओवर टाइम करवाना है, किसको ओवर टाइम नहीं देना है, किसको रखना है, किसको निकालना है। ये क्या है, ये डे टू डे डिसीजंस है। हम डे टू डे डिसीजंस की बात नहीं कर रहे, हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि बिजनेस कैसे ऑपरेट करेगा, कौन कौन सी सिटीज में ऑपरेट करेगा, जो हमें माल खरीदना है वो कौन सा वाला माल खरीदना है, हमें किसको सेल टारगेट करनी है, हमारा एडवर्टीजमेंट कैसा होगा, मतलब जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं हम यहां पर उनकी बात कर रहे हैं। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आपका थोड़ा सा भी इंडिया में है तो वो रेसिडेंट है, लेकिन अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरीके से इंडिया के बाहर है, इट इज होली आउटसाइड इंडिया, तो इस केस में हम HUF को क्या डिक्लेयर कर देंगे, नॉन रेसिडेंट। हम HUF को क्या डिक्लेयर कर देंगे, नॉन रेसिडेंट। अब अगर आपकी HUF रेसिडेंट बन गई तो वो फर्दर या तो ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगी या तो वो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगी।
अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि आपका कर्ता दो एडिशनल कंडीशंस जो इंडिविजुअल वाली थी वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कर्ता सेटिस्फाई कर रहा है both additional conditions, that is 2 out of 10 last years in 2 out of resident in at least 2 out of 10 preceding years plus stay in India in last 7 years, stay in India in last 7 years should be more than or equal to 730 days, तो अगर कर्ता ये दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर सेटिस्फाई कर दिया, तो उस केस में एचयूएफ क्या बन जाएगी? उस केस में एचयूएफ बन जाएगी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। और अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो एचयूएफ क्या बन जाएगी राजा बेटा? फिर एचयूएफ क्या बन जाएगी सर? फिर एचयूएफ बन जाएगी आपकी नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। अब एक बात को समझो, एचयूएफ को रेसिडेंट बनना है, ये किस पे डिपेंड करेगा? एचयूएफ के कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे। एचयूएफ रेसिडेंट बनेगी कि नहीं बनेगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे। अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा भी इंडिया में है तो एचयूएफ रेसिडेंट है, और कंट्रोल अगर पूरा इंडिया के बाहर है तो आपकी एचयूएफ नॉन रेसिडेंट है। एक बार एचयूएफ रेसिडेंट बन गई, अब एचयूएफ ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेगी कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेगी, ये किस पे डिपेंड करेगा? कर्ता पे। अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे, कर्ता भाई साहब पिछले 10 में से 2 साल में इंडिया में रेसिडेंट है, कर्ता भाई साहब पिछले 7 साल में इंडिया में कम से कम 730 दिन है, तो कर्ता अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो आपकी एचयूएफ ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो जाएगी। और अगर कर्ता इन दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आपकी एचयूएफ नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बन जाएगी। राइट एवरीवन? ठीक है सर, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी एचयूएफ है, आपकी जो एचयूएफ है इसका नाम डाल देते हैं एक्स एंड सन्स। ये एक एचयूएफ है, इसका करता है एक्स, इसका करता है मिस्टर एक्स, ठीक है। ये रेगुलरली विजिट करता है इंडिया टू मैनेज अफेयर्स ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस को मैनेज करने के लिए इंडिया आता है, टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ बिजनेस। आपको डिटरमिन करना है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ इफ मिस्टर एक्स विजिट करते हैं ए फॉर 105 days एवरी ईयर। अगर मिस्टर एक्स विजिट करते हैं 105 दिन हर साल तो क्या होगा? अब जरा समझने वाली चीज है, समझने वाली चीज क्या है? समझने वाली चीज ये है कि कर्ता जो है वो इंडिया रेगुलरली आता है अपने बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, तो हम ये बोल सकते हैं कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली इंडिया में है,
अगर कर्ता इंडिया आ रहा है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा बहुत इंडिया में है। और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा बहुत भी इंडिया में है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा बहुत भी इंडिया में है, तो एचयूएफ क्या बन जाती है? रेसिडेंट बन जाती है। यानी कि हमारे केस में एचयूएफ रेसिडेंट है, ये बात फॉर श्योर है। ये बात फॉर श्योर है कि एचयूएफ रेसिडेंट है। अब यह देखना है कि एचयूएफ ऑर्डिनरली रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है। अब यह देखना पड़ेगा कि कर्ता क्या दोनों एडिशनल कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अब समझो, अगर कर्ता हर साल 105 दिन के लिए आता है, अगर कर्ता हर साल 105 दिन के लिए आता है, तो कर्ता भैया हर साल सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करते होंगे। पहली बेसिक कंडीशन तो 182 डेज वाली है, वो सेटिस्फाई नहीं होती होगी। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है, जो सेकंड बेसिक कंडीशन है, दैट इज 60 डेज इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर्स, इस कंडीशन को आपका कर्ता हर साल सेटिस्फाई करता होगा। यानी कि कर्ता पिछले 10 के 10 साल में इंडिया में रेसिडेंट होगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्योंकि कर्ता एज कर्ता विजिट्स, एज कर्ता विजिट्स, एज कर्ता विजिट्स 105 दिन एवरी ईयर, he shall satisfy second basic condition, that is 60 days in relevant previous year and 365 days in 4 preceding years. That is 365 days in the 4 preceding years every previous year. ठीक है, ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है हर एक प्रीवियस ईयर में। एस कर्ता विजिट्स 105 दिन एवरी ईयर, ही शैल सेटिस्फाई सेकंड बेसिक कंडीशन एवरी प्रीवियस ईयर। ठीक है, ऑल्सो हिज स्टे in last 7 year exceeds 730 days। अगर वो हर साल 105 दिन के लिए आता है, अगर वो हर साल 105 दिन के लिए आता है, तो इसका मतलब पिछले 7 सालों में वो इंडिया में 735 डेज के लिए आया होगा। 735 डेज के लिए आया होगा। अब देखो, इन द गिवन केस HUF is resident and ordinarily resident। HUF is resident and ordinarily resident। क्यों? रीजन नंबर वन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इन इंडिया, क्योंकि वो मैनेज करने के लिए आ रहा है बिजनेस अफेयर्स। दूसरा रीजन आपका जो कर्ता है वो सेटिस्फाई कर रहा है बोथ एडिशनल कंडीशंस। आपका कर्ता जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है बोथ एडिशनल कंडीशंस। अच्छा सर, अगर 105 दिन के लिए नहीं आते, अगर सर मान लीजिए कर्ता विजिट करता 100 डेज एवरी ईयर, अगर कर्ता विजिट करता 100 डेज एवरी ईयर, तो क्या होता? तो इस केस में क्योंकि वो इंडिया आ रहा है, एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आपका इंडिया में है, एज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आपका इंडिया में है, आपकी HUF रेसिडेंट है, ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। लेकिन अगर आप कर्ता का स्टे देखें इन लास्ट 7 ईयर्स, वो लेस देन है 730 डेज, वो लेस देन है 730 डेज। क्योंकि कर्ता अगर हर साल 100 दिन के लिए आता है,
कर्ता अगर हर साल 100 दिन के लिए आता है तो पिछले 7 सालों में 700 दिन के लिए आया होगा। मतलब वो दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो यहां पे आपकी जो HUF है, इन दिस केस आपकी जो HUF है वो क्या बन जाएगी? वो रेसिडेंट तो होगी लेकिन नॉट ऑर्डिनरली। वो रेसिडेंट तो होगी लेकिन नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट होगी। रीजन सर, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, लेकिन कर्ता जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बोथ एडिशनल कंडीशन। अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता, अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता तो हम HUF को ROR बोल देते। लेकिन कर्ता ने दो एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। वो पिछले 7 साल में इंडिया में केवल 700 दिन के लिए था, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाई। इस वजह से आपकी HUF क्या बन चुकी है? RNOR। सर, अगर यहां पे 100 दिन की जगह 90 दिन होता फिर भी आपका आंसर यही होता। अगर ये 100 दिन की जगह 90 दिन होता फिर भी आपका आंसर यही निकल कर आता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो उस केस में आपकी HUF क्या बन जाती है? उस केस में आपकी HUF क्या बन जाती है? सर, उस केस में आपकी HUF बन जाती है, उस केस में आपकी HUF बन जाती है रेसिडेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बेसिस पे। और आपका ऑर्डिनरली बनती है कि नॉट ऑर्डिनरली बनती है, इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं? इसके लिए हम लोग देखते हैं कि कर्ता भैया दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इनका बहुत सिंपल है। इनके केस में ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनके केस में ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सिर्फ क्या चेक करना है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करना। क्या चेक करना है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या फिर पार्टली इज इन इंडिया, अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली और पार्टली इज इन इंडिया, यस, तो हम इस केस में फर्म को, AOP को, BOI को, लोकल अथॉरिटी को, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन को रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। और अगर यहां पर ये कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में नहीं है तो हम इसे नॉन रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे। यहां पर कोई भी दिमाग नहीं लगाना है कि भाई ये ऑर्डिनरली है कि नॉट ऑर्डिनरली है। ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली का कॉन्सेप्ट केवल इंडिविजुअल और HUF में होता है। ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली का कॉन्सेप्ट केवल और केवल आपके इंडिविजुअल और HUF के केस में होता है। बाकी केसेस के अंदर या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट। ये किस पे डिपेंड करेगा? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। सिंपल। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा भी इंडिया में है, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट थोड़ा सा भी इंडिया में है तो उस केस में क्या बन जाएगी? रेसिडेंट। लेकिन अगर कंट्रोल आपका होली आउटसाइड इंडिया है, अगर आपका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? ये नॉन रेसिडेंट बन जाएगी। ओके सर जी, हमें आपकी बात समझ में आ गई चलो अब बात करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की। अब बात करेंगे रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी की।
कंपनी हमारे पास दो तरीके की होगी। कंपनी हमारे पास दो तरीके की होगी, एक होगी इंडियन कंपनी और एक होगी फॉरेन कंपनी। एक होगी इंडियन कंपनी और एक आपके पास होगी फॉरेन कंपनी। हमेशा ध्यान रखना कि जो इंडियन कंपनी होती है वो ऑलवेज रेसिडेंट होती है। इंडियन कंपनी जो इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेटेड है वो हमेशा क्या होगी, रेसिडेंट। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि इंडियन कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट के अलावा कुछ और हो, नहीं हो सकता। इंडियन कंपनी इज ऑलवेज अ रेसिडेंट, वेयर एज फॉरेन कंपनी के केस में वी आर गोइंग टू चेक कि फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है। क्या चेक करेंगे कि इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां है, पोयम कहां है। क्या बोलते हैं इसको, पोयम बोलते हैं, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, अगर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है, मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, मेजॉरिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन, मेजॉरिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजंस। तो अगर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं, डे टू डे बिजनेस अफेयर के नहीं, डे टू डे बिजनेस अफेयर के नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजंस अगर वो इंडिया में लिए जाते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो बाबू उस केस में फॉरेन कंपनी इंडिया में क्या बन जाएगी, रेसिडेंट। और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो उस केस में आपकी जो फॉरेन कंपनी है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी नॉन रेसिडेंट। क्या बन जाएगी, नॉन रेसिडेंट। ठीक है, POEM, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सर मेजॉरिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजंस, प्लेस फ्रॉम वेयर majority of top level management decisions are taken। तो अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजंस ज्यादातर इंडिया के बाहर लिए जाते हैं तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है। लेकिन अगर मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस इंडिया में लिए जाते हैं तो फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है। तो प्लेस फ्रॉम वेयर द मेजॉरिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस आर टेकन, उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। तो अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया है तो फॉरेन कंपनी रेसिडेंट है, और अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो फॉरेन कंपनी जो है वो आपकी नॉन रेसिडेंट। और इसी के साथ हम लोग ने जो रेसिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस वाला जो पार्ट है बेटा वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल देख लिया, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF देख लिया, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AOP, BOI कंपनी देख लिया, है ना। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। देखो, हमने इंडिविजुअल का देख लिया, हमने HUF का देख लिया, हमने कंपनी का देख लिया, फर्म, AOP, BOI का देख लिया, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का देख लिया। फिर से मैं बोल रहा हूं, एग्जाम में 99.99% चांस है कि अगर रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के लिए आएगा तो वो इंडिविजुअल का ही आएगा। 99.99% चांस है कि अगर रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करने के लिए आएगा तो वो इंडिविजुअल का ही आएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं कि बाकी से इंस्टीट्यूट पूछ ले, मेनली इंडिविजुअल से होता है, मेनली आपका इंडिविजुअल से होता है। ठीक है, चलिए ग्रेट। अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जल्दी से अब हम लोग बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ टोटल इनकम की। देखिए, हमारे पास इनकम दो तरीके की होती है बेटा, हमारे पास इनकम दो तरीके की होती है। रेसिडेंशियल स्टेटस की हमने बात कर ली है, अब हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात करेंगे। अब हम लोग स्कोप ऑफ टोटल इनकम की बात करेंगे।
स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ठीक है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपसे क्या कहता है? स्कोप ऑफ टोटल इनकम कहता है कि बेटा आपके पास इनकम जो होती है ना वो दो तरीके की होती है। इनकम या तो इंडियन इनकम होती है और या तो आपके पास फॉरेन इनकम होती है। दो तरीके की इनकम होती है, या तो इंडियन इनकम होती है या तो फॉरेन इनकम होती है। अब किसको इनकम इंडियन इनकम मानते हैं और किसको फॉरेन इनकम मानते हैं, ये किस बात पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे। सरकार ने दो फैक्टर्स बनाए हैं। एक सरकार कहती है कि ये पता लगाओ, सरकार कहती है ये पता लगाओ कि इनकम का सोर्स कहां पर है, मतलब आपने इनकम अर्न कहां करी है, इनकम एक्रू अराइज कहां हुई है, इनकम एक्रू अराइज कहां हुई है, मतलब इनकम का जन्म कहां हुआ है, इनकम का सोर्स कहां है, सोर्स ऑफ इनकम कहां है। और दूसरा सरकार कहती है कि यह पता कराओ कि इनकम रिसीव कहां हुई है। दो चीजें सरकार कहती है। सरकार कहती है यह पता करो कि इनकम का सोर्स कहां पर है, इनकम एक्रू अराइज कहां पर हुई है, और दूसरा कहती है कि यह पता करो कि इनकम रिसीव कहां पर हुई है। रिसीव से हमारा मतलब होता है फर्स्ट रिसीट से। रिसीट से हमारा मतलब होता है फर्स्ट रिसीट से, कि मतलब इनकम पहली बार कहां पर रिसीव हुई है, इनकम पहली बार कहां पर रिसीव हुई है। रिसीव के अंदर हम रेमिटेंस को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, रिसीव के अंदर हम रेमिटेंस को कंसीडर नहीं करते। रेमिटेंस, रेमिटेंस जो होती है वो सेकंड रिसीट होती है। रेमिटेंस जो होती है वो सेकंड रिसीट होती है। मतलब जैसे मान लो मैं यूएसए में काम करता हूं, मुझे यूएसए में सैलरी मिली, मैं यूएसए में काम करता हूं, मुझे यूएसए में सैलरी मिली और मैंने उस सैलरी को इंडिया रेमिट किया अपने पेरेंट्स के पास। मैंने उस सैलरी को इंडिया रेमिट किया अपने पेरेंट्स के पास, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे सेकंड रिसीट। आपको पहली बार सैलरी कहां मिली थी? यूएसए में मिली थी। फर्स्ट रिसीट कहां पर हुई है? यूएसए में हुई है। आपने वहां से सैलरी को इंडिया भिजवाया है, आपने वहां से सैलरी को इंडिया भिजवाया है, तो इंडिया में क्या हुआ है सर? इंडिया में आपके पास सेकंड रिसीट हुई है। इंडिया में आपके पास सेकंड रिसीट हुई है। मेरी बात को समझ रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? इंडिया में आपको क्या हुआ है सर? इंडिया में आपको सेकंड रिसीट हुई है। तो रेमिटेंस को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते, रेमिटेंस को हम कभी भी कंसीडर नहीं करते, हम फर्स्ट रिसीट को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, अब सरकार कहती है कि देखो बेटा, सरकार कहती है देखो बेटा, अगर एक्रू अराइज और रिसीव इन दोनों में से कोई भी एक चीज, एक्रू अराइज और रेमिटेंस रिसीव में से कोई भी एक चीज, एक्रू और अराइज और रिसीव, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर इंडिया में है तो वो आपके लिए इंडियन इनकम है। अगर एक्रू अराइज और रिसीव दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में है तो वो इंडियन इनकम है। और अगर आपका एक्रू अराइज और आपका रिसीव दोनों आउटसाइड इंडिया है, ना तो इनकम इंडिया में एक्रू अराइज हुई है और ना ही इनकम इंडिया में रिसीव हुई है, तो ये क्या है? फॉरेन इनकम है। मतलब सरकार कह रही है कि अगर इनकम का इंडिया के साथ कोई रिलेशन बन जाए, इनकम का इंडिया के साथ कोई रिलेशन बन जाए, रिलेशन कैसे बनेगा? या तो इनकम एक्रू अराइज इंडिया में हुई हो, या तो इनकम रिसीव इंडिया में हुई हो। अगर इनकम एक्रू अराइज या फिर रिसीव, इन दोनों में से कोई भी चीज अगर इंडिया में हो गई तो वो इंडियन इनकम है। लेकिन अगर एक्रू अराइज भी इंडिया में नहीं हुई, रिसीव भी इंडिया में नहीं हुई, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगी? फॉरेन इनकम। मतलब सर मान लेते हैं,
मान लेते हैं आपकी इनकम एक्रू अराइज होती है मुंबई में, मतलब आपकी इनकम का सोर्स, आपकी इनकम का सोर्स मुंबई है। ठीक है, आपकी इनकम का सोर्स मुंबई है, आपको इनकम रिसीव भी मुंबई में होती है, तो ये कौन सी इनकम है सर? अनडाउटेडली, अनडाउटेडली ये इंडियन इनकम है, क्योंकि एक्रू अराइज भी इंडिया में हुआ है, रिसीव भी इंडिया में हुआ है, अनडाउटेडली ये इंडियन इनकम है। अच्छा, मान लो आपकी इनकम एक्रू अराइज दिल्ली में हुई है, लेकिन आपके लंदन के बैंक अकाउंट में ये पैसा जमा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है इंडिया में, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है इंडिया में, दिल्ली के अंदर, आपने उसे किराए पे डाला, और जो रेंट का अमाउंट है वो आपके लंदन बैंक अकाउंट में जमा होता है। रिसीव कहां हुआ? रिसीव हुआ लंदन में। तो इंडियन गवर्नमेंट कहती है क्या फर्क पड़ता है, इनकम का इंडिया के साथ नेक्सस बन गया, इनकम का इंडिया के साथ रिश्ता बन गया। इनकम क्योंकि एक्रू अराइज दिल्ली में हो रही है, तो ये इनकम भी क्या है? ये इनकम भी इंडियन इनकम है, ये इनकम भी आपकी इंडियन इनकम है। हमने कहा अच्छा, और बताओ? कहते सब बढ़िया। हमने कहा नहीं, और केस बताओ। कहता है मान लो आपको इनकम एक्रू अराइज लंदन में हो रही है, मान लीजिए आपके पास घर लंदन में है, आपने लंदन में उसे रेंट पे उठाया, तो इनकम एक्रू अराइज लंदन में हो रही है, लेकिन रेंट का अमाउंट आपको नोएडा के बैंक अकाउंट में आ रहा है। आपके पास नोएडा में बैंक है, वहां पर आपको यह रेंट रिसीव होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिसीव का मतलब फर्स्ट रिसीट, रेमिटेंस नहीं। अगर लंदन का रेंट लंदन में ही रिसीव हुआ, लंदन का रेंट अगर लंदन में ही रिसीव हुआ और उसे बाद में नोएडा रेमिट किया गया, बाद में उसे नोएडा भेजा गया, तो बाबू इसे 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 सेकंड रिसीट बोलेंगे, इसे सेकंड रिसीट बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया ना, रिसीव का मतलब पहली बार कहां मिला। तो अगर लंदन का रेंट लंदन में रिसीव होता है और बाद में उसे इंडिया भेजा जाता है, तो यह इंडियन इनकम नहीं है, क्योंकि इंडिया में बाद में आया है। तो अगर लंदन में एक्रू अराइज हुआ है और फर्स्ट टाइम रिसीव्ड नोएडा में हुआ है, अगेन अगेन आपके लिए क्या बन गया? इंडिया के साथ नेक्सस बन गया। ये इनकम भी क्या हो गई? इंडियन इनकम हो गई। तो अगर एक्रू अराइज और रिसीट में से, एक्रू अराइज और रिसीव में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में हो जाए, एक्रू अराइज और रिसीव में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में हो जाए, तो वो इनकम इंडियन इनकम है। और अगर एक्रू अराइज और रिसीव दोनों इंडिया के बाहर हो, एक्रू अराइज इनकम ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, रिसीव भी इनकम ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, एक्रू अराइज भी इंडिया के बाहर, रिसीव भी इंडिया के बाहर, इंडिया के साथ कोई नेक्सस ही नहीं है, तो ये इनकम आपके लिए कौन सी इनकम है? ये इनकम आपके लिए कौन सी इनकम है? सर ये इनकम हमारे लिए फॉरेन इनकम है। तो अगर आपके इनकम का कोई भी नेक्सस इंडिया के साथ नहीं बन रहा, अगर आपकी इनकम का कोई भी नेक्सस इंडिया के साथ नहीं बन रहा, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज फॉरेन इनकम। और अगर एक्रू अराइज और रिसीव दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में हो गई, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज इंडियन इनकम। तो हमें यह समझ में आ गया कि इनकम दो तरीके की होती है, एक होती है इंडियन, एक होती है फॉरेन। क्लासिफिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्रू अराइज और रिसीव का। रिसीव का मतलब होता है फर्स्ट रिसीट। एक्रू अराइज और रिसीव दोनों में से कोई भी एक चीज अगर इंडिया में हो गई, तो वो इंडियन इनकम। और जब एक्रू अराइज और रिसीव दोनों इंडिया के बाहर होगा, तो ये फॉरेन इनकम। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्कोप की। या तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या तो आपका स्टेटस RNOR होगा, या तो आपका स्टेटस NR होगा। यही तो होगा ना? या तो आप ROR होगे, या तो आप
या तो आप RNOR होगे या तो आप NR होगे। इन दोनों में से, सॉरी, इन तीनों में से और कोई रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं हो सकता। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आपने इंडियन इनकम कमाई है, अगर आपने इंडियन इनकम कमाई है, तो आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉट ऑर्डिनरली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन रेसिडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने इंडियन इनकम कमाई है तो इंडियन गवर्नमेंट आपसे इस पे टैक्स लेकर रहेगी। इंडियन इनकम सभी असेसीज के हाथ में टैक्सेबल होती है, चाहे वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों के हाथ में राजा बेटा क्या होगी, टैक्सेबल करी जाएगी। वहीं पे अगर मैं फॉरेन इनकम की बात करूं, अगर मैं फॉरेन इनकम की बात करूं और आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट हैं, तो आपके हाथ में ये इनकम टैक्सेबल होगी। मतलब अगर आप एक ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, आप इंडियन इनकम कमाओगे तो भी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी, आप फॉरेन इनकम कमाओगे तो भी इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेगी। ऑर्डिनरली रेसिडेंट व्यक्ति के हाथ में, ऑर्डिनरली रेसिडेंट व्यक्ति के हाथ में उसकी जो ग्लोबल इनकम होती है ना, पूरे वर्ल्ड में वो जो इनकम कमा रहा है, इसके हाथ में ग्लोबल इनकम जो होती है बेटा वो टैक्सेबल होती है। इसके हाथ में जो ग्लोबल इनकम होती है वो टैक्सेबल होती है। वहीं पे अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो, तो आपको राजा बेटा फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देना। नॉन रेसिडेंट को फॉरेन इनकम पे टैक्स पे नहीं करना है, नहीं पे करना है। अगर आप ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो तो टैक्सेबल होगी, अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो ये टैक्सेबल नहीं होगी। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अगर आप RNOR हो, नॉर्मली अगर आप RNOR हो, तो आपके हाथ में फॉरेन इनकम जो होती है वो टैक्सेबल नहीं होती। नॉर्मली आपके हाथ में फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, नॉट टैक्सेबल। बट फॉलोइंग टू फॉरेन इनकम्स, बट फॉलोइंग टू फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल, but following two foreign incomes are taxable in hands of NOR। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती, नॉर्मली फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन दो फॉरेन इनकम ऐसी हैं, दो फॉरेन इनकम ऐसी हैं जिन्हें टैक्सेबल करा गया है NOR के हाथ में। तो हम ये कह सकते हैं NOR सभी इंडियन इनकम पे टैक्स देता है, NOR सभी इंडियन इनकम पे टैक्स देता है, और NOR दो फॉरेन इनकम पे टैक्स देता है। NOR इंडिया में इंडियन इनकम पे टैक्स देता है और NOR इंडिया में दो फॉरेन इनकम्स पे टैक्स देता है। पहली इनकम आती है आपके पास फॉरेन की बिजनेस इनकम, फॉरेन की बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, बिजनेस फॉरेन में है, इनकम फॉरेन में अर्न होती है, इनकम फॉरेन में ही रिसीव होती है, लेकिन बिजनेस को कंट्रोल इंडिया से किया जाता है, बिजनेस को कंट्रोल इंडिया से किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल कहां पर है, कंट्रोल इंडिया में है। तो ये वाली फॉरेन इनकम, ये वाली फॉरेन इनकम टैक्सेबल हो जाती है इन द हैंड्स ऑफ RNOR। और दूसरा यहां पर निकल कर आता है राजा बेटा फॉरेन की प्रोफेशनल इनकम। आपका फॉरेन में कोई प्रोफेशन है, आपका फॉरेन में कोई प्रोफेशन है और वहां से आपको इनकम होती है, इनकम एक्रू अराइज भी फॉरेन में होती है, इनकम रिसीव भी फॉरेन में होती है। लेकिन ये जो प्रोफेशन है ना, वो प्रोफेशन आपका सेटअप हुआ है इंडिया में। ये जो प्रोफेशन है ना, वो प्रोफेशन आपका सेटअप हुआ है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल, कल को आप इंडिया में एक बढ़िया चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए,
आपने अपनी एक प्रैक्टिसिंग फर्म खोली, ठीक है, और आपका नाम देश विदेश में होने लगा। आप इतनी बढ़िया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे कि आपका देश विदेश में नाम होने लगा। तो आपने क्या किया, आपने ऑस्ट्रेलिया में भी एक फर्म डाल दी, और वहां पर आप क्या करते हो, कंपनीज के मर्जर, कंपनीज के अमलगमेशन, इसके ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। अब ये मर्जर अमलगमेशन की सर्विसेज आप ऑस्ट्रेलिया में प्रोवाइड कर पा रहे हो क्योंकि आप इंडिया में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। आपकी प्रैक्टिसिंग फर्म इंडिया में सेटअप है, जिसको आपने आगे एक्सपैंड किया है और आपने इसका ब्रांच ऑस्ट्रेलिया में ओपन किया है। तो अगर आपका प्रोफेशन इंडिया में सेटअप है और उसकी ब्रांच इंडिया के बाहर है, और वहां पर आप इंडिया के बाहर इनकम अर्न करते हो, इंडिया के बाहर ही इनकम को रिसीव करते हो, दोनों ही केसेस में वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में, क्योंकि आपका प्रोफेशन सेटअप है इंडिया के अंदर, क्योंकि आपका प्रोफेशन सेटअप है इंडिया के अंदर। राइट एवरीवन? चलिए कुछ केसेस देखते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कुछ केसेस देख लेते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एग्जाम्पल्स बनाते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर वन, आपके पास रेंट आया है, या मैं कहता हूं कि सर आपके पास इनकम आई है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली, रुपीज 5 लाख, received in ऑस्ट्रेलिया। बताइए, कह रहा है सर आपके पास इनकम आई है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली। अब देखो आपके पास इनकम का सोर्स कहां पर है, आपके पास इनकम का सोर्स इंडिया में है, मतलब आपकी इनकम एक्रू अराइज कहां पर हो रही है सर, आपकी इनकम एक्रू अराइज इंडिया में हो रही है। तो अगर ये इनकम एक्रू अराइज इंडिया में हो रही है तो राजा बेटा ये सबके हाथ में टैक्सेबल होगी। आपका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी इनकम एक्रू अराइज इंडिया में हो रही है, दुनिया के किसी भी कोने में ये रिसीव हो जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इनकम का सोर्स इंडिया में है तो ये इंडियन इनकम है और ये सभी असेसीज के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। बहुत बढ़िया सर, दूसरा केस लेते हैं। मान लेते हैं आपके पास इंटरेस्ट आया है, आपके पास इंटरेस्ट आया है रुपीज 1 लाख फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड। यूके का मतलब उत्तराखंड नहीं है, यहां पे यूनाइटेड किंगडम से हमारा मतलब है। आपके पास 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आया है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है रुपीज 1 लाख फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड इन पीएनबी बैंक मुंबई, इन पीएनबी बैंक मुंबई। ठीक है, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है मुंबई में। ठीक है, वर्ड क्या यूज हुआ है, रिसीव्ड। ठीक है, आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 1 लाख रुपए का फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड। यानी कि यहां पर इनकम एक्रू अराइज कहां पर हो रही है सर, यहां पर इनकम आपकी एक्रू अराइज हो रही है इंडिया के बाहर, इनकम आपकी एक्रू अराइज हो रही है इंडिया के बाहर, लेकिन आपको इनकम रिसीव कहां पर हुई है सर, इनकम आपको रिसीव हुई है इंडिया में, इनकम आपको रिसीव हुई है इंडिया में। आपके इंडियन बैंक अकाउंट में ये 1 लाख रुपए जमा हुए हैं आके, तो बाबू इस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में, इस केस में ये टैक्सेबल हो जाएगा किसके हाथ में सर, इस केस में ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे असेसी आरओआर हो, चाहे असेसी एनओआर हो, चाहे असेसी एनआर हो, सबके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर इनकम रिसीव हो गई इंडिया में तो ये इंडियन इनकम बन चुकी है, ये इनकम इंडियन इनकम बन चुकी है। तीसरा केस देखो, तीसरा केस देखो। अब आपके पास मान लो इंटरेस्ट है
ऑफ रुपीज 50,000 फ्रॉम यूके डेवलपमेंट बॉन्ड। यूके डेवलपमेंट बॉन्ड का 50,000 रुपीज का इंटरेस्ट है। इसका 50% आपको रिसीव हुआ है इन इंडिया, यहां इसको मैं लिख देता हूं, आपको 50% रिसीव हुआ है इन दिल्ली। इसका 50% आपको रिसीव हुआ है दिल्ली में। अब जरा समझना, आपके पास 50,000 रुपए का इंटरेस्ट है जो कि एक्रू अराइज कहां हुआ है? इंडिया के बाहर। ये जो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट है ये एक्रू अराइज कहां हुआ है? सर ये एक्रू अराइज हुआ है इंडिया के बाहर, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है, ये एक्रू अराइज हुआ है इंडिया के बाहर। ओके सर। अब क्वेश्चन कहता है कि इसमें से 50% आपको इंडिया में मिला है, 50% आपको इंडिया में मिला है, बाकी 50% कहां मिला है? बाकी 50% कहां मिला है? ऑब्वियसली यूके में मिला होगा। तो आपको 25,000 रिसीव हुआ है दिल्ली में, 25,000 रिसीव हुआ है दिल्ली में, और आपको 25,000 रिसीव हुआ है आउटसाइड इंडिया, दैट इज यूके में, दैट इज यूके में। अब समझना, आपको 25,000 रुपए रिसीव हुए हैं इंडिया में। अब जो पैसा आपको इंडिया में रिसीव हो गया, भले वो इंडिया के बाहर एक्रू अराइज हुआ था, भले ये पूरे 50,000 इंडिया के बाहर एक्रू अराइज हुए थे, इस 50 में से 25,000 रुपए दिल्ली में रिसीव हो गए। ये जो दिल्ली में रिसीव हो गए ये इंडियन इनकम बन गई, और जो इंडियन इनकम बन गई वो सभी के हाथ में टैक्सेबल। ये इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी आपके आरओआर के हाथ में भी, आपके एनओआर के हाथ में भी, और आपके एनआर के हाथ में भी। और ये जो 25,000 रुपए आपको यूके में रिसीव हुए, सर एक्रू अराइज भी यूके में हुए थे और रिसीव भी यूके में हुए, ये 25,000 रुपए आपके लिए क्या बनेगी? फॉरेन इनकम बनेगी। ये 25,000 रुपए आपके लिए क्या बनेगी? फॉरेन इनकम बनेगी। और ये वाली फॉरेन इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? सर ये आपकी टैक्सेबल होगी ओनली इन द हैंड्स ऑफ आरओआर। इसके ऊपर ना तो एनओआर टैक्स देगा और ना ही इसके ऊपर एनआर टैक्स देगा। एनओआर केवल 2 फॉरेन इनकम पे टैक्स देता है, एनओआर केवल 2 फॉरेन इनकम पे टैक्स देता है, एक बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में हो, और एक आपकी प्रोफेशनल इनकम जिसका सेटअप इंडिया में हो। आपका ये इंटरेस्ट इनकम है, ये आपका इंटरेस्ट इनकम है, ना तो ये बिजनेस इनकम है और ना ही ये प्रोफेशनल इनकम है। तो ये बाबू कभी भी एनओआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। चौथा केस देखते हैं, मान लो आपके पास बिजनेस है इन कीनिया, ठीक है, मान लो आपके पास बिजनेस है इन कीनिया एंड कंट्रोल्ड होता है वहीं से, एंड कंट्रोल भी होता है वहीं से। बिजनेस इन कीनिया एंड कंट्रोल्ड फ्रॉम कीनिया। यहां पर आपने इस बिजनेस से प्रॉफिट कमाया है, सपोज कर लेते हैं 1,50,000 का, जिसमें से 40% आपको रिसीव हुआ है इन मुंबई। इस प्रॉफिट का 40% आपको मुंबई में रिसीव हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, बिजनेस अगर कीनिया में है मतलब इनकम का सोर्स इंडिया के बाहर है। बिजनेस अगर कीनिया में है मतलब बिजनेस का सोर्स इंडिया के बाहर है, एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो 1,50,000 रुपए का प्रॉफिट है ये एक्रू अराइज कहां हुआ है? इंडिया के बाहर एक्रू अराइज हुआ है। अब सरकार कहती है, मतलब क्वेश्चन कहता है कि 40% आपको इंडिया में रिसीव हुआ है, 40% दैट इज 60,000, ये आपको रिसीव हुआ है इंडिया में। तो अगर आपको 60,000 इंडिया में रिसीव हो गया है तो बाबू ये आपके लिए कौन सी इनकम बन चुकी है? इंडियन इनकम बन चुकी है, और इसके ऊपर टैक्स लगेगा आरओआर के हाथ में भी, एनओआर के हाथ में भी, और एनआर के हाथ में भी।
वहीं पे आपका जो 60% है इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है कि 60% कहां रिसीव हुआ। तो ऑब्वियस है कि जहां पर सोर्स होगा वहीं पे रिसीव हुआ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मान के चलना कि सर कहां पर रिसीव हुआ, जहां पे इनकम का सोर्स है वहीं पे रिसीव हुआ। तो 60% आपका माना जाएगा कि ये आपको रिसीव हुआ है इंडिया के बाहर, रिसीव हुआ है इंडिया के बाहर। अब सर आपका 60,000 एक्रू अराइज भी इंडिया के बाहर हुआ, रिसीव भी इंडिया के बाहर हुआ, मतलब कि 90,000, 60%। 1,50,000 का 60%। ये वाला 90,000 एक्रू अराइज भी इंडिया के बाहर है, रिसीव भी इंडिया के बाहर है। ये आपके लिए कौन सी इनकम बन गया? ये आपके लिए फॉरेन इनकम बन गया। और अगर ये आपके लिए फॉरेन इनकम है तो बाबू ये आपके हाथ में टैक्सेबल होगी ओनली इन केस ऑफ आरओआर, ओनली इन केस ऑफ आरओआर। एनओआर और एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। एनओआर के हाथ में टैक्सेबल क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका कंट्रोल इंडिया में नहीं है, कीनिया में है। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये बोल देता, इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये बोल देता कि इसका कंट्रोल भी इंडिया में है, अगर इस क्वेश्चन में मैं ये भी बोल देता कि इसका कंट्रोल भी इंडिया में है, ये मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। अब अगर मैं ये बोल दूं कि ये कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, ये कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्योंकि ये इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, अब ये एनओआर के हाथ में भी टैक्सेबल हो जाएगा। फॉरेन बिजनेस, फॉरेन बिजनेस, बिजनेस कीनिया में है, फॉरेन बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये वाली फॉरेन इनकम आपके एनओआर के हाथ में भी टैक्सेबल हो जाती है। तो यहां पे ये एनओआर के हाथ में भी टैक्सेबल हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? एक्सेप्शन में चला गया ना, एक्सेप्शन में चला गया ना। फॉरेन बिजनेस इनकम विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, वो आपका कंट्रोल इन इंडिया नहीं, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा यहां पे, ठीक है। यहां पे कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होगा। तो सर अगर वो इंडिया से कंट्रोल किया जाता है, चलो इन लिखे रहने दो, जिसका कंट्रोल इंडिया में लिखे रहने दो। अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है, तो अब ये एनओआर के हाथ में भी टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इनकम को हमेशा क्लासिफाई कर लेना, पहले इनकम को हमेशा क्लासिफाई कर लेना इंडियन इनकम में और फॉरेन इनकम में। इंडियन इनकम सबके हाथ में टैक्सेबल होगी, फॉरेन इनकम आरओआर के हाथ में हमेशा टैक्सेबल होगी, एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी, और एनओआर के हाथ में तब टैक्सेबल होगी जब ये फॉरेन बिजनेस इनकम हो जिसका कंट्रोल इंडिया में है, ये फॉरेन बिजनेस इनकम हो, सॉरी प्रोफेशन इनकम हो जिसका सेटअप इंडिया में है। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। तो बाबू हम लोगों ने ना रेसिडेंशियल स्टेटस वाला पार्ट कवर कर लिया है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम वाला पार्ट कवर कर लिया है, यहां तक की चीजें हमारी हो चुकी हैं। अब इस चैप्टर में बस एक चीज बाकी है जो आपको पढ़नी है, इनकम डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और इसी के साथ साथ ना हम क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूल से। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, सेक्शन नंबर 9 करेंगे, और स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करने वाले हैं। टिल देन जितना कराया है इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।